लिए बहुत किफ़ायती होगा। आज का जो मॉक टेस्ट है उसमें मैंने अधिकांश उत्तर प्रदेश जीके के प्रश्न शामिल किए हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से गोटीपुआ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गोटीपुआ किस राज्य का लोक नृत्य है, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। गोटीपुआ सही जवाब होगा आपका उड़ीसा का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, उड़ीसा। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। उड़ीसा का ना एक डांस और आपके एग्जाम में आता है और वो है आपका दलखई। दलखई ये भी उड़ीसा का डांस है, और एक दसकठिया ये भी उड़ीसा का ही डांस है। तो दलखई और दसकठिया ये सब उड़ीसा के डांस हैं। गोटीपुआ भी उड़ीसा का डांस है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा भारत का राज्य बना था। 1 अप्रैल 1936। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, उड़ीसा में एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है और एक सतकोसिया। तो सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो आप याद रखिएगा ये आपके उड़ीसा में, सिमलीपाल और सतकोसिया। क्लियर, याद रखना। अच्छा दोस्तों, उड़ीसा के बारे में एक चीज़ और बात करें तो उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा बड़ी प्रसिद्ध है। पुरी की रथ यात्रा, तो ये भी आप याद ना, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है, तो पुरी में निकाली जाती है। और उड़ीसा में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, एक त्यौहार और मनाया जाता है, और वो कौन सा है, नवकालेवर। नवकालेवर, तो ये भी उड़ीसा का एक त्यौहार है, नवकालेवर। इसके साथ साथ नुआखाई जुआर भी आपको याद रखना है। नुआखाई जुआर ये भी उड़ीसा का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछा गया था गोटीपुआ कहाँ का डांस है, उड़ीसा का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका संयुक्त प्रांत को किस वर्ष उत्तर प्रदेश के रूप में गठित किया गया। दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस मतलब संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के रूप में कब गठित किया गया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 1 नवंबर 1937। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। तो 24 जनवरी 1950 इसका सही आंसर है, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश बना था। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950। और उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है, तो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है। यूपी डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यूनाइटेड प्रोविंस 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में है। तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, लखनऊ में है। ऑप्शन बी, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, गोमती नगर में आता है ये। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे है, तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है। तो ये भी आपको याद रखना है, गोमती नदी। क्लियर, और लखनऊ जो है इसको नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। क्लियर, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया, कानपुर को। अच्छा, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में। अभी जो मकर संक्रांति आएगी उसमें खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर में। तो ये भी आप याद रखना कि खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में। क्लियर, आपसे पूछा गया था न्यायिक अनुसंधान या प्रशिक्षण केंद्र, ऑप्शन बी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प ऑप्शन है गुलाब, ब्रह्मकमल, पलास या रोडोडेंड्रॉन। इसका सही जवाब होगा, यूपी का जो राजकीय पुष्प है वो है पलास। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पलास को टेशु भी कहा जाता है, टेशु। तो ये भी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलास है। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यूपी का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पेड़ अशोक का पेड़, और राजकीय पशु बारहसिंगा। तो राजकीय पुष्प पलास है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है, तो उत्तर प्रदेश का एरिया 240 928 वर्ग किलोमीटर है।
240,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का एरिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कहता है, किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला 1989 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1989। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू बनी थी। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, यूपी की फिर कौन कौन सी राजभाषा, एक हिंदी है और दूसरी उर्दू है, तो ये आप दोनों याद रखिएगा, हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की दोनों राजभाषा है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान किस शहर में है? तो बीबी गिरी जो है, इनके नाम पे राष्ट्रीय श्रम संस्थान है, किस शहर में? ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, नोएडा। तो इसका सही जवाब होगा बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, नोएडा। नोएडा जो शहर है, वो गौतम बुद्ध नगर जिले की का मुख्यालय है। तो नोएडा कोई जिला नहीं है, बल्कि एक मुख्यालय है जिले का, गौतम बुद्ध नगर जिले का। तो उत्तर प्रदेश में बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में है। और नोएडा जो है ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया कानपुर। अगर पूछा जाए कि दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, और चीनी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? कानपुर में। तो दलहन और चीनी अनुसंधान केंद्र है आपका कानपुर में। आपसे पूछा गया था बीबीगिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 9 इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 18 जो डिवीजन है, 18 मंडल है, वो आप याद रखिएगा। जिले कितने हैं? तो यूपी में जिलों की संख्या 75। लोकसभा की सीटें कितनी? 80। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 31, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है कौन सा? ऑप्शन सी, हापुड़। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है एरिया में? तो लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा है तो हापुड़ है। ठीक है, कितने जिले हैं यूपी में? तो 75 जिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हापुड़। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को प्राचीन काल में कान्याकुब्ज कहा जाता था? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है जिसको कान्याकुब्ज कहा गया? सही जवाब क्या होगा? आपके ऑप्शन है जौनपुर, जालौन, कन्नौज या हमीरपुर। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, कन्नौज। कन्नौज को कान्याकुब्ज भी कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कन्नौज। और इसे इत्र की नगरी भी कहा जाता है। इत्र की नगरी किसको कहा गया है? द सिटी ऑफ परफ्यूम। तो कन्नौज को ही कहा जाता है। तो कन्नौज का नाम कान्याकुब्ज भी है। क्या आपको पता है कि कन्नौज को महोदय श्री भी कहा जाता था? महोदय श्री भी कन्नौज का ही नाम है। तो कान्याकुब्ज और महोदय श्री, ये कन्नौज के ही प्राचीन नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, हिंडाल्को एक जगह है रेणुकूट सोनभद्र में। तो हिंडाल्को किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। हिंडाल्को एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो चुर्क। चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा गया था हिंडाल्को एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और सारनाथ जो है ना, ये कहाँ आता है? ये बनारस में आता है, वाराणसी में आता है। तो महात्मा बुद्ध ने अपने पहला उपदेश वाराणसी में दिया था। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा में दिया था अपने 5 शिष्यों को। सारनाथ का दूसरा नाम क्या है? ऋषिपत्नम। सारनाथ का दूसरा नाम क्या है? तो सारनाथ को ऋषिपत्नम भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया गया था। क्लियर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जौनपुर में अटाला मस्जिद किस वास्तुकला का उदाहरण है? दोस्तों, जौनपुर की अटाला मस्जिद, इसकी नींव किसने रखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी नींव रखी थी। फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी, हाँ, जौनपुर की अटाला मस्जिद। तो ये किस शैली में बनी है? सर की शैली, सर की वास्तुकला का उदाहरण है अटाला मस्जिद जौनपुर।
क्लियर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी, क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अच्छा, जौनपुर के बारे में बात करें तो कभी क्वेश्चन आए ना कि सिराज हिंद या भारत का सिराज किससे कहा गया है, तो भारत का सिराज किसे कहा गया, तो याद रखना जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। क्लियर, जौनपुर को भारत का सिराज। तो आपसे पूछा गया है अटाला मस्जिद सर की वास्तुकला का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान किस शहर में है, तो उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, वाराणसी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। केंद्रीय उच्च तिब्बती भाषा या तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी में है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, वाराणसी दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है और इसे उत्तर प्रदेश में मोक्ष की नगरी, ज्ञान की नगरी या भगवान विश्वनाथ की नगरी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया था केंद्रीय उच्च तिब्बती भाषा शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, तो वाराणसी में है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा है, तो आप याद रखना दो नदियां हैं, एक वरुणा और दूसरी असी। वरुणा और असी नदी के नाम पर इसका नाम वाराणसी पड़ा है। क्लियर, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई, तो उत्तर प्रदेश में SCERT कब बना था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1981। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1981 में उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो 1981 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों चिकनकारी क्या होती है, चिकनकारी कपड़ों पर की जाने वाली एक प्रकार की कढ़ाई होती है। तो चिकनकारी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी लखनऊ प्रसिद्ध है। लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये आप याद रखना, एक प्रकार का जरी या कढ़ाई का काम है चिकनकारी, और ये कपड़े पर की जाने वाली एक कढ़ाई होती है। तो लखनऊ इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा, लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, दोस्तों संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आपके ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन या सरोजिनी नायडू। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन है, तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सरोजिनी नायडू ये संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल भी हुई हैं। अच्छा, संयुक्त प्रांत कब बना था, तो संयुक्त प्रांत बना था 1937 में, और संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम कब मिला, 1950 में। ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा गया था पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश के किस शहर में बटेश्वर बटेश्वर मेला लगता है, तो बटेश्वर मेला जो है ना ये पशुओं के लिए फेमस है। तो बटेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, आगरा में लगता है बटेश्वर पशु मेला। उत्तर प्रदेश में जो बटेश्वर पशु मेला है ये आगरा में लगता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगरा कौन सी नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है, तो ये भी आपको याद रखना है। यमुना नदी आगरा में बहती है। क्लियर, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आगरा, और आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। ये भी आपको याद रखना है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। अच्छा, यूपी में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, तो मथुरा में लगते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, तो गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका। ताजमहल पर कुरान की आयतें किसके द्वारा लिखी गई हैं, दोस्तों ताजमहल पर जो कुरान की आयतें हैं किसने लिखी, एक बार इस फोटो को जूम करते हैं और देखते हैं कि क्या आयतें लिखी गई हैं। देखो ये जो सब लिखा हुआ है ना, ये जो उर्दू में या अरबी में लिखा हुआ है, ये सब कुरान की आयतें लिखी गई हैं ये सब। तो ये किसने लिखी है, ये डिजाइनिंग किसने की थी, तो आप याद रखिएगा ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो थे आपके अमानत खान सिराजी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अमानत खान सिराजी। क्लियर, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा, अमानत खान सिराजी इसका सही आंसर है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, और इस पे कुरान की आयतें लिखी अमानत खान सिराजी ने। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ताजमहल किस शहर में है, तो आगरा में है, आगरा में। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न है आपका।
अयोध्या में निर्मित श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो मुख्य वास्तुकार आपसे पूछे गए हैं। राम मंदिर की फोटो आप देख सकते हैं। तो राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं, याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या। तो ये आप याद रखना, अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया जा रहा है उसके वास्तुकार कौन है? वो है चंद्रकांत सोमपुरा। क्लियर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सन 1358 ईस्वी में जौनपुर शहर की स्थापना की गई? तो 1358 ईस्वी में जौनपुर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, जौनपुर को भारत का सिराज या सिराज हिंद भी कहा जाता है। क्लियर? याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो निजामुद्दीन औलिया जो पैदा हुए थे कहाँ पे हुए थे? ऑप्शन डी बदायूं में। बदायूं में जन्म हुआ था निजामुद्दीन औलिया का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्लियर? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो बदायूं इसका सही जवाब है। क्लियर? दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है महोबा। महोबा को उत्तर प्रदेश की पान की नगरी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में पान की उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? महोबा है। क्लियर? याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म हुआ था बदायूं में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महाजनपद काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो महाजनपद काल में अगर कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपदों में से 8 यूपी में थे। उसमें से एक महाजनपद था सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, मथुरा यमुना नदी के किनारे है, ये आप याद रखिएगा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। क्लियर? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, कमेंट में लिख के बताइएगा कि महाजनपद काल में अयोध्या जो राजधानी थी वो किस महाजनपद की थी? कमेंट में लिख के बताओ, अयोध्या किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन जो भी होगा इसका। तो आपसे पूछा गया था सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है? तो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा गया है नैमिषारण्य को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नैमिषारण्य जो जगह है सीतापुर जिले में आती है, इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। क्लियर? याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? दोस्तों, सुलहकुल उत्सव जो मनाया जाता है ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। मुगल शासक अकबर ने शुरू किया था और ये आगरा मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सुलहकुल उत्सव ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, आगरा। क्लियर? याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है बाराबंकी। बाराबंकी में कौन सा मेला लगता है? तो देवा शरीफ का मेला लगता है। देवा शरीफ, हाजी बारिश पाक की दरगाह पे देवा शरीफ मेला लगता है बाराबंकी में। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया था सुलहकुल उत्सव, आगरा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ में जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना या स्कूल बना, उसके स्थापना की थी सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के द्वारा अ, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और भारत में शिक्षा दिवस होता है 11 नवंबर को, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंद्रशेखर आजाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वयं को गोली मारकर शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान अपने कनपट्टी पर गोली मारकर शहीद हो गए थे। तो किस स्थान पर हुए थे? ऑप्शन डी, एल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज। तो प्रयागराज में जो एल्फ्रेड पार्क है, एल्फ्रेड पार्क में अपने आप को उन्होंने गोली मार ली थी और ये शहीद हो गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद जो है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, एल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज। डेट जरूर याद रखिएगा, 27 फरवरी 1931 को स्वयं को गोली मारी थी और ये फिर शहीद हो गए थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्लियर? याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? दोस्तों, स्वराज पार्टी जो बनी थी, किस किस के द्वारा बनी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1923 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1923। क्लियर? याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में 8 अगस्त को शुरू हुआ था। और भारत में जो समांतर सरकार बनी थी वो कहाँ बनी थी? उत्तर प्रदेश में बलिया में बनी थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।
उत्तर प्रदेश में समांतर सरकार बलिया में बनी और किसने बनाई थी? चित्तू पांडे ने। चित्तू पांडे, जिसको बलिया का शेर भी कहा जाता है, तो बलिया में समांतर सरकार चित्तू पांडे के द्वारा बनाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई? ऑप्शन बी, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी आगरा की मोती मस्जिद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा, शाहजहां जो है ये ताजमहल का निर्माता भी माना जाता है। ताजमहल भी जो बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था। तो आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहाँ से स्थानांतरित करके लखनऊ की गई थी? तो 1921 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन बी, प्रयागराज। तो प्रयागराज राजधानी थी 1921 से पहले, और 1921 में राजधानी क्या बना दी गई? लखनऊ बना दी गई। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। क्लियर? याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुधवा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है और ये लखीमपुर खीरी में है। तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दुधवा एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है? आपसे पूछा जाए कि दुधवा टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क, तो दोनों है। तो ये नेशनल पार्क भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है। क्लियर? याद रखना। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, ये भी आपको याद रखना है। तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? तो दोस्तों मेरठ में कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन बी, नौचंदी का मेला लगता है, नौचंदी मेला। ठीक है? अच्छा, शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो सहारनपुर में लगता है। शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो बहराइच में लगता है, बहराइच। और लठमार होली बरसाना में होती है। तो आपसे पूछा गया था मेरठ में कौन सा मेला लगता है, तो नौचंदी मेला लगता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह नृत्य कौन सा है जो अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर किया जाता है? तो अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य जोगनी नृत्य, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जोगनी। क्लियर? जोगनी नृत्य इसका सही जवाब है। करवा नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जोगनी नृत्य रामनवमी के अवसर पर किया जाता है अवध क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालय में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कब किया गया था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें हिंदी को अनिवार्य कब किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 26 जनवरी 1968 को। 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 26 जनवरी 1968। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये आपको मिलेगा चंदौली में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी चंदौली। क्लियर? दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। हमने लगभग 35 प्रश्नों का अभ्यास किया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास भी हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, लगभग 23 या 24 मिनट की क्लास है। तो आप ऐसे ही मॉक टेस्ट के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलूंगा आपके साथ नए मॉक टेस्ट के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।